हम किसानों को अन्नदाता मानते हैं। बिल्कुल। तो मैं जब इनपुट के लिए स्पेंड करती हूँ, फर्टिलाइजर के लिए, लेबर के लिए, हार्वेस्ट के लिए, वीडिंग के लिए, तो किसान को एक और कंपोनेंट ऐड करना चाहिए मेरा पेंशन के लिए। एनपीएस ऐसी सिस्टम है जहाँ पे गवर्नमेंट ने भी उसको एनकरेज कर रही है। एफपीओ के थ्रू हम ये इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं ताकि वो इन्फॉर्मेशन को वो समेट कर एक डिसीजन ले और अपना अकाउंट खोले एनपीएस के साथ। जब पैसा आए आपके पास तब आप उसको निवेश कर सकते हैं। पीएफआरडीए वही मानती है कि पेंशन थर्ड हार्वेस्ट होता है और ये हार्वेस्ट जब होता है तब आई रिटायर। एनपीएस में निवेश करके जब तक जिएंगे तब तक कुछ ऐसा कॉर्पस बना रहेगा उनके पास जिससे वो एंजॉय कर सके अपनी लाइफ को। नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। आप देख रहे हैं एनपीएस जरूरी है। भारत में अक्सर ये धारणा होती है कि अगर आप किसी सरकारी नौकरी में हैं तो ही आपको पेंशन मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे ये धारणा बदल रही है। अब चाहे आप गिग वर्कर हों, चाहे आप एमएसएमई में काम करते हों, चाहे आप किसी प्राइवेट नौकरी में हों, आपके लिए पेंशन अब सुनिश्चित हो सकती है, चाहे आप कोई किसान ही क्यों ना हो। ये पूरी की पूरी जो धारणा है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को पीएफआरडीए ने आपके लिए अब सुनिश्चित कर दिया है अपने एनपीएस के द्वारा। एक किसान जो कि आपके लिए अनाज बोता है, आपका ध्यान रखता है, उसका ध्यान रखने के लिए एक रिटायरमेंट कॉर्पस बहुत जरूरी होता है। और उस रिटायरमेंट कॉर्पस को वो किसान कैसे हासिल कर सकता है, यही जानेंगे हम आज के हमारे इस खास एपिसोड में एनपीएस जरूरी है। इसमें हमारे साथ हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ हैं इस वक्त पूर्णा पुष्काला जो कि सीईओ है समुन्नति फाउंडेशन की, साथ ही एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट हमारे साथ विरल भट्ट भी इस वक्त हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। और सबसे पहले पूर्णा, मैं आपसे शुरू करती हूँ। जैसा कि आपका फाउंडेशन है और जिस तरीके से आप लोग किसानों के लिए और खास करके जो अग्री अलाइंड वर्कर्स होते हैं, जिनको हम किसान ही कहते हैं अगर एक समूह में देखा जाए, तो कैसे काम करते हैं एनपीएस सिस्टम को आप कैसे उन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं? तो समुन्नति जो एक संस्था है ये काम करती है पूरे एग्री वैल्यू चेन में। अगर हम एग्री वैल्यू चेन की बात करते हैं तो किसान उसका एक सेंटर में है, किसान ही सेंटर में है और किसानों की एक समूह होती है जिसे हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ या फिर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बताते हैं। ये किसानों की संस्था है, ये किसान ही चलाते हैं, किसानों के लिए चलाते हैं। तो अभी तक क्या हो रहा था उनके थ्रू हम लाइक एफपीओस के थ्रू किसानों की इनपुट्स मिलती थी, जो कुछ भी सीड हो, फिर फर्टिलाइजर हो, उनके जो कोई भी चाहिए हो वो सब मिलती थी खेती के लिए। अभी क्या है, पीएफआरडीए की ये इनिशिएटिव से थोड़ा उनका रिटायरमेंट के बारे में, क्योंकि ये किसान हो या कॉमन पब्लिक हो, सभी के लिए ये है कि ये काम करने के बाद एक उम्र होता है जब हम फिजिकली काम नहीं कर पाते हैं, तब हमें कुछ सिक्योरिटी चाहिए, वित्तीय सुरक्षा चाहिए। पर क्या होता है, हमारे पास उतनी इनकम नहीं रहती है। तो प्राइवेट सेक्टर में ये एनपीएस जो है 10 साल से चल रहा है, शायद उससे पहले भी चल रहा है, तो पेंशन आती है। तो अभी हमारे ये योजना है कि पीएफआरडीए के साथ मिलके ये किसानों को कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे ये एफपीओ इसे किसानों के तक लेके चले, ताकि जैसे वो स्मॉल होल्डर फार्मर, छोटे छोटे किसान जो होते हैं इंडिया में, उनके पास क्या है, पूरी अवेलेबिलिटी नहीं है इंफॉर्मेशन के, नॉलेज के। तो ये एफपीओ के थ्रू हम ये इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं ताकि उनको पता चले कि उनको भी अपनी उम्र के बाद, जब उनका काम करने का उम्र खत्म हो जाता है, तो उसके बाद जैसे वो डिग्निटी से अपना जीवन चलाए। तो ये सब हम किसानों को अन्नदाता मानते हैं। बिल्कुल। तो ये अन्नदाता के लिए एक वित्तीय सुरक्षा के लिए और फिर उनकी लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट के लिए। मान लीजिए किसान की कोई रिटायरमेंट की उम्र नहीं होती है, सरकार जॉब में होती है 58 या 60, प्राइवेट जॉब में होती है 60 या 65, पर किसान तो किसान होते हैं, तो उनके जो कोई भी फिजिकल स्टैमिना है उसके मुताबिक वो काम करते हैं, उसके मुताबिक वो काम चलाते हैं। तो ये पेंशन की आइडिया जो है उनको पता है, पर कैसे करना है, क्या करना है, वो हम अभी एफपीओस के थ्रू थोड़ा उनका अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं, उनको वो इंफॉर्मेशन की एक्सेस दिलवा रहे हैं ताकि वो इंफॉर्मेशन को वो समेट कर एक डिसीजन ले और अपना अकाउंट खोले एनपीएस के साथ और शुरुआत करें उनके रिटायरमेंट प्लानिंग की जर्नी को। बिल्कुल, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि किसान बीज बोता है, ये समझ लीजिए बिल्कुल वैसा ही है, बीज बचत का
और जो फसल होगी वो आपके रिटायरमेंट कॉर्पस की होगी। यही पीएफआरडीए की लाइन भी है, एग्जैक्टली यही नहीं लेकिन इसी तरीके की पीएफआरडीए हाँ। की लाइन भी है। कितना जरूरी है किसानों के लिए अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के एक जर्नी को बनाना, उसको समझना? क्या वो समझते हैं इस चीज को विरल? देखिए, समझना तो थोड़ा मुझे लगता है मुश्किल है। इसीलिए शायद से ये एक पार्ट बनाया है जहाँ पे उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा बातें उनके तक जा सके कि एग्जैक्टली इसका इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, कोई किसान नहीं है पर कोई दूसरे ऐसे व्यक्ति है जो 58-60 तक काम करते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है बैक ऑफ माइंड में कि कुछ तो वो निवेश कर रहे हैं आने वाले सालों के लिए, राइट, जिससे वो आने वाले जो साल रहेंगे 58 साल के बाद या 60 साल के बाद, वो जब तक जिएंगे तब तक कुछ ऐसा कॉर्पस बना रहेगा उनके पास जिससे वो एंजॉय कर सके अपनी लाइफ को। हालांकि ये बात शायद से किसानों तक इतने अच्छे से नहीं पहुंची है, तो उनको ये रियलाइज करवा सकते हैं, हम बता सकते हैं कि एनपीएस में निवेश करके या एनपीएस जैसा एक जो सिस्टम है, जो एक स्कीम है, जो एक प्रोडक्ट है, उसमें निवेश करके आप भी 58-60 तक आप आपका जो खेती का काम है वो करिए, और 60 के बाद आप वो जो एनपीएस में निवेश किया होगा, जो आपको पेंशन देने में आपके रिटायरमेंट के वक्त या आप जब काम करना बंद करेंगे तब से लेकर जब तक आप जिएंगे तब तक आपको ऐसा एक ढांचा मिल जाएगा जहां से आप पैसा निकाल सकते हैं और वो अच्छी तरीके से काम हो सकता है उनके लिए। पूर्णा, मुझे एक बात बताइए, किसान हर बार यही करता है कि अपनी खेती की उसने, फिर खेती से जो इनकम उसकी होती है वो वापस उसी खेती में वो लगाता है। क्या उसके बीच में एक इनकम जनरेट हो पाएगी या हो पाती है, जिसको वो कैसे किन पैसों को ले जाकर वो इन्वेस्ट करेगा एनपीएस में, कैसे इसके लिए अपनी तैयारी करेगा? तो ये खेती में जो है बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं उनके बचत को, उनके इनकम में, क्योंकि क्लाइमेट है, लाइक एक्सट्रीम हीट या मान लीजिए बरसात हो गई, कुछ लॉस हो गया, पर उन्हें मुनाफा मिलता है। अगर इस सीजन में नहीं मिला तो अगले सीजन में बिल्कुल मिलेगा। एनपीएस का ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि जब आपके पास सरप्लस हो तो आप डाल सकते हैं। ओके। अभी इसके लिए निकालें अपने थर्ड हार्वेस्ट के लिए। ये पीएफआरडीए वही मानती है कि पेंशन थर्ड हार्वेस्ट होता है। नाइस। और ये हार्वेस्ट जब होता है तब मेरा लाइक आई रिटायर, मेरा फिजिकल स्टेमिना जब कम हो जाता है, मुझे वो काम करना नहीं आता है, पर मेरे पास खेत है, शायद अभी मैं नहीं कर रही हूँ वो काम क्योंकि मेरा उम्र शायद थोड़ा ज्यादा हो गया, तो इसके लिए वो कर सकते हैं। कोई ये किसान होगा, थोड़ा बड़ा किसान होगा, उनके पास ज्यादा प्रॉफिट होगा, और ये भी बहुत ही कमोडिटी स्पेसिफिक होगा। मान लीजिए कोई वेजिटेबल्स ग्रो करता है, कोई पैडी करता है, कोई वीट करता है, कोई मेज करता है, तो इनकम बहुत ही वेरिड रहता है। तो एनपीएस में अभी एक ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि जब मेरे पास थोड़ा एक्स्ट्रा रुपए आए, मैं उसे एनपीएस में डाल सकूं। पर ये एक इंडिविजुअल किसान की बात है, पर हम ये बात कर रहे हैं कि ये इंडिविजुअल किसान ये एफपीओ के थ्रू कैसे कर सकता है। तो हमारा ये मानना है कि ये एफपीओ एक बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले कर सकता है। ओके। कैसे कर सकता है? एफपीओ है जो इनपुट सप्लाई करता है फार्मर्स को, और एफपीओ ने एक भरोसेमंद रिलेशनशिप बना दिया है फार्मर्स के साथ, एक ब्रिज की तरह। और वो जो ट्रस्ट जो है बिल्ड किया है फार्मर्स के साथ, उसके ऊपर मान लीजिए अभी एक गवर्नमेंट संस्था है पीएफआरडीए, तो वो डबल ट्रस्ट हो जाएगा। अभी भी हम नॉर्थ हो या साउथ हो या फिर छोटे किसान हो या बड़े किसान, जहाँ कहीं भी हमने ये बात छेड़ी है पेंशन की और पूछा है कि आप पेंशन लेके क्या करेंगे, तो मैं अपने पोता पोती को दूंगा, या फिर वापस ये खेत में डालूंगा, या फिर कुछ मैकेनाइजेशन, लाइक मान लीजिए कुछ बड़ा खरीदना है उनको बट खरीद नहीं पा रहे थे, वो अपने बाद आने वाले जनरेशन को मशीन वगैरह वो उनको दिलाना चाहते हैं ये पैसा लेके। तो उनके पास जो है अभी नॉलेज थोड़ा आ रहा है कि ये लॉन्ग टर्म अपना काम करने के बाद ये पैसा अगर आएगा तो ये यूजफुल रहेगा। राइट। वो अभी ये मानते हैं कि ओके, मान लीजिए मेरे पास अभी 50,000 आया है फसल से, ये 50,000 में मेरा पूरा जो कोई भी मुझे नेक्स्ट अगले सीजन के लिए चाहिए, उसके बाद ये 10,000 बचता है, तो अभी उनके पास एक नया एवेन्यू आया है कि ये 10,000 शायद अभी एनपीएस में भी वो डाल सकते हैं। और वो फ्लेक्सिबिलिटी जो है, और एफपीओ जो उनके पास एंकर जैसा बैठा है उसी गांव में या फिर उनके आसपास, ये दोनों मिला के ही ये
चेंज ला सकता है, वरना क्या होगा, वो 50,000 पूरा वापस फिर खेत में ही जाएगा, नहीं जाएगा। पेंशन के लिए नहीं जाएगा। पर उसे जाने के लिए वो सब ऐसा चैनल बनाने के लिए हाँ, वो सिर्फ किसान की बस की बात नहीं है, हाँ, हमें एवेन्यूज क्रिएट करना पड़ेगा, वही एक रोल ये एफपीओ प्ले करता है। बिल्कुल। और ये इसीलिए ये पीएफआरडीए ने पूरा ये सिस्टम जनरेट किया है, ताकि आप सोचिए ना, मतलब आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कितना नोबल, कितने सेल्फलेस लोग हैं ये, जिनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। उनको ये चाहिए कि उनकी आने वाली पीढ़ी, उनके आने वाले लोग, वो किस तरीके से नर्चर होते रहे उनके उसी पैसों से जो इतना मेहनत करके वो वापस एनपीएस में डालेंगे। चलिए, तो इसीलिए अब ये जानना भी जरूरी है कि वो अपना वो जो कॉर्पस है, जो अपने लिए नहीं लेकिन किसी और के लिए वो बनाना चाहते हैं। अगर मान लीजिए आज कोई किसान ये सोचता है, मान लीजिए हमारा ये शो देखने के बाद ही सोचता है कि चलो एनपीएस में पैसा लगाते हैं, और एक 40 ईयर का किसान आज की डेट में अगर अपने लिए इन्वेस्टमेंट शुरू करता है विरल, तो 60 साल का होते होते क्या पेंशन वो अपने लिए उम्मीद कर सकता है, कितना पैसा मिलेगा? डेफिनेटली उसको ये कैलकुलेशन को मैंने ऐसे कैलकुलेट किया है स्मिता, कि इसको 2 हिस्से में किया हुआ है। एक हिस्सा जो वो निवेश कर रहा है, राइट, अभी वो निवेश कर रहा है तो वो डेफिनेटली वो भी सोचेगा कि निवेश के बाद मुझे कितना कॉर्पस मिलेगा, और वो कॉर्पस से मुझे जो पेंशन मिलेगा वो कितना मिल सकता है। तो वो ऐसे 2 हिस्सों में मैंने कैलकुलेशन किया है। जैसे कहा आपने कि 40 ईयर्स का अगर कोई किसान रहता है और 1,000 रुपया, क्योंकि मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन 1,000 है, 1,000 कॉन्ट्रीब्यूशन वो स्टार्ट कर रहा है एनपीएस में, राइट, तो वो कैलकुलेशन बन जाएगा 10% से करीबन 13 लाख के आसपास वो 1,000 की एसआईपी। और साथ साथ में जैसे मैडम ने कहा कि कुछ पैसे आ गए और वो भी वो निवेश कर देता है पूरे साल में 1-2 बार, राइट, वो वापस से खेती में ना डालकर सोच रहा है कि निवेश करने से मुझे ज्यादा अच्छे से पैसा मिलेगा, तो 10,000 रुपया मान के चलिए उसने 10,000 निवेश कर दिया साल में एक बार, और 1,000 रुपया निवेश कर दिया हर महीने वो निवेश कर रहा है एनपीएस में, तो टोटल कॉर्पस 10% के हिसाब से 13 लाख के आसपास का कॉर्पस बन सकता है। ये 12% भी हो सकता है, 12% भी हो सकता है, तो 12% के हिसाब से वो कम से कम 17 लाख बन जाएगा। ठीक है, 1,000 का इन्वेस्टमेंट हर महीने कर रहा है वो, और जब भी मौका मिला, मान के चलिए 10,000 साल में डाल दिया, तो ऐसे वो 20 साल अगर वो करता है टोटल, तो ये ऐसा कॉर्पस उस तरह से वो जनरेट कर पाएगा। अभी मान के चलिए वो आगे सोचता है कि मेरा कॉर्पस तो बन गया 13 लाख 10% के हिसाब से, 17 लाख 12% के हिसाब से, तो मुझे पेंशन कितना मिलेगा? अभी एक एन्युटी का एक रेट रहता है, एन्युटी का रेट मान के चलिए वो टाइम पर 6% के हिसाब से वो एन्युटी रेट रहता है, तो वो सालाना मंथली पेंशन 3,800 रुपया वो आराम से वो निकाल सकता है अपने इसके लिए। अगर वो मान के चलिए 12, ये 10% के हिसाब से कैलकुलेशन था, और अगर 12% के हिसाब से कैलकुलेशन बनता है और कॉर्पस बनता है जो 17 लाख के आसपास का है, तो कम से कम 5,000 की वो पेंशन हर महीने वो निकाल सकता है। लेकिन विरल, मुझे लगता है कि एक चीज आपको उसमें और ऐड कर देनी चाहिए, और वो ये कि वो 20 साल के बाद वो 5,000 उसको मिलेंगे। सो 20 साल के बाद वो 5,000 नहीं रहेंगे। तो मुझे लगता है कि ये इस तरीके से भी किसानों को समझाने की जरूरत है कि पैसा बढ़ता है तो साथ में महंगाई भी बढ़ती है, तो जो आपका 10,000 है वो अमाउंट को आप बढ़ाकर 15,000, फिर बढ़ाकर 20,000, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। डेफिनेटली कर सकते हैं जब मौका मिले उनको। बट एक ये हिस्सा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निवेश का जो हिस्सा है ना, वो उसके लाइफ में उसको इंकलकेट करने के लिए, उसके लाइफ में वो आए उस तरीके से। एनपीएस तो डेफिनेटली सिस्टम जो पीएफआरडीए वो सोच ही रहा है, पर और भी काम करना बहुत ही जरूरी है, समझाना बहुत जरूरी है। जिस तरह से ये हम शो भी कर रहे हैं कि एटलीस्ट उनके लिए ये मैसेज तो पहुंचे, अवेयरनेस उनके तक पहुंचे। पूर्ण अवेयरनेस की बात है, तो मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी कि ये एनपीएस सिस्टम से जोड़ने के लिए नाबार्ड कैसे काम कर रहा है, गांव-गांव तक कैसे किसानों तक नाबार्ड पहुंच रहा है? तो नाबार्ड एक संस्था है जो ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने बहुत सारे काम किया है। ये एक मुख्य रोल नाबार्ड का ये है कि वो एफपीओ प्रमोशन में उन्होंने बहुत सारा काम किया है, उन्होंने बहुत सारे एफपीओज उन्होंने फार्म किया है। तो ये एक फार्मर मान लीजिए अगर अभी है तो शायद 10 में से ये एक फार्मर किसी एफपीओ के साथ जुड़ा होगा, और या फिर उनके परिवार में कोई सदस्य जुड़ा होगा। तो नाबार्ड का अभी ये योगदान है कि वो एफपीओ के थ्रू वो बहुत सारे कुछ कर सकते हैं फार्मर्स के लिए, क्योंकि एक फार्मर को आप इंडिविजुअली अगर उनको मिलना है तो बहुत मुश्किल है। पर अगर ये एग्रीगेटर थ्रू ये किसानों की संस्था जो है, संगठन जो है, अगर उनके थ्रू ये करवे तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो सकती है। और ये लाइक मैंने पहले ही बोला था कि
जो एफपीओ मान लीजिए अभी फॉर्म हो गया तो हम्म। एफपीओ बहुत सारा कर रहा है किसानों के लिए, तो उनको बस अपना एजेंडा एक्सपेंड करना है। मैं अभी पूरा जो एफपीओ जो है वो किसानों के लिए खेती के बारे में ही सर्विसेज ऑफर करता है, पर अभी नाबार्ड के थ्रू जो कोई भी एफपीओज है या फिर और भी सेल्फ प्रमोटेड एफपीओज है, पर नाबार्ड जैसे संस्था ये काम कर सकता है कि वो एफपीओ का एजेंडा कैसे बढ़ाए, वहाँ कैसे वित्तीय एजुकेशन फिनेंशियल लिटरेसी लाए, ताकि ये रूरल इंडिया में क्षेत्रीय लाइक वहाँ जहाँ भी ये फार्मर्स के क्रॉप्स होते हैं उसके मुताबिक उनको ये सिखाए कि आपके पास जो है क्रॉप वो है 100 दिन का, आपके पास जो क्रॉप है ये है 6 महीने का। तो उसमें से अगर कोई एक इलस्ट्रेशन निकालता है तो उनको दिखाता है कि आप इतना स्पेंड करते हैं पर एकड़, उसी एकरेज के स्पेंड पे आप पेंशन भी लेके आ जाइए। तो मैं जब इनपुट के लिए स्पेंड करती हूँ, फर्टिलाइजर के लिए, लेबर के लिए, हार्वेस्ट के लिए, वीडिंग के लिए, तो किसान को एक और कंपोनेंट ऐड करना चाहिए मेरा पेंशन के लिए। तो ये सब हो सकता है अगर हम ये गांव-गांव जाके वो फाइनेंशियल अवेयरनेस जब क्रिएट करते हैं, तो ये नाबार्ड का नेटवर्क जो है वो बहुत बड़ा नेटवर्क है, वो इसमें हेल्प करता है। इसमें हेल्प बिल्कुल। सो ये हमने क्योंकि पूर्णा बहुत ज्यादा रूटेड उन सारे किसानों से मिलती रहती हैं, उनसे बातचीत करती रहती है, अक्सर कैंपेन आप लोग करते रहते हैं, सो उनको किसान के एक पूरे जो कहते हैं ना साइड, वो उनको पता है वो कैसे सोचते हैं और क्या करते हैं। लेकिन जब एज एन फाइनेंशियल एक्सपर्ट मैं आपसे पूछूं, ये जो नेशनल पेंशन सिस्टम का पूरा ढांचा है जो बहुत फ्लेक्सिबल है, वो कैसे वर्क करता है किसानों के लिए? देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले तो ये उनको कह सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आपको अगर हर महीने नहीं डालना है, राइट, तो आपको एक तो पहले मिनिमम कंट्रीब्यूशन उनको समझा सकते हैं कि भाई मिनिमम कंट्रीब्यूशन आपको इतना ही डालना है। यानी वो इन्वेस्टमेंट करने में भी फ्लेक्सिबिलिटी है। ऐसा कुछ ये नहीं है कि आपको ये अमाउंट अगर है, यानी मिनिमम 1000 है, ठीक है, फिर 1000 के बाद आपको जैसे भी जमेगा वैसे आप वो पर्टिकुलर अमाउंट को इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब पैसा आए आपके पास तब आप उसको निवेश कर सकते हैं, राइट। तो ये आप उनको बता सकते हैं। फिर आप उनको कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जब वो ऐसा सोचेंगे या तो जब समझेंगे तो उनको लगेगा, पता चलेगा कि मैं इक्विटी मार्केट में निवेश कर रहा हूँ जो बहुत ही रिस्क वाला है, राइट। पर उनको ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ इक्विटी में ही निवेश करने का ऑप्शन नहीं है, इसमें ऐसे ऐसे फंड्स ऑप्शन अवेलेबल है कि जिसमें आप निवेश करते हैं ऐसे एनपीएस के डेट वाले फंड में, तो आपको 7%, 8% जैसे भी रिटर्न्स भी मिल सकते हैं, राइट। तो ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है इसमें स्मिता, के ये गवर्नमेंट के तरफ से है, यानी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड एक ऐसी एनपीएस ऐसी सिस्टम है जहां पे गवर्नमेंट ने भी उसको एनकरेज कर रही है, राइट। तो पहले तो आपका पैसा सुरक्षित है, वो ये बताना पड़ेगा, ये बताना बहुत जरूरी है कि फ्लेक्सिबिलिटी है बट पैसा सुरक्षित भी है। पीएफआरडीए उसको देख रहा है, राइट, जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सब बात करके उनको कॉन्फिडेंस दे सकते हैं कि किस तरह से आप एक निवेश करके वो ढांचे में आकर आपका पैसा आप जमा कर सकते हैं, और वो पैसे से आप आपके जब आप रिटायर होंगे तब वो आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल। अब फिर मैं किसानों के साइड जानने के लिए आपके पास आना चाहूंगी। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा, मुझे एक बात बताइए, क्या मुश्किल होती है किसानों को एनपीएस के बारे में समझाने में? क्या उनको बार बार आपको कंपेयर करके बताना पड़ता है कि एफडी की तरह ही ये आपके लिए रहेगा या एफडी से बेहतर ये आपके लिए रहेगा? कैसे आप एनपीएस को उनके तक पहुंचाने के लिए प्रमोट करते हैं? तो ये जर्नी अभी शुरू हुई है, शायद 6 महीना हुआ है हमें ये एनपीएस के बारे में किसानों से बात करते करते। तो अभी क्या हो रहा है, पहले हम पेंशन के बारे में उनको बताते हैं, क्योंकि सभी को पेंशन पता है। जैसे आपने शो शुरुआत किया था, उनको तो ऐसा लगता था कि वो पेंशन तो सरकारी कंपनी में जो काम करते हैं उनके लिए ही है, सबको यही लगता है। तो पहला तो वो है कि पेंशन क्या है, वो फार्मर्स के लिए भी है, लाइक किसानों के भी ये एक हो सकता है। यही है हमारा फर्स्ट स्टेप। और दूसरा जो है वो अभी हम उनसे पूछते हैं कि अभी कहाँ आप निवेश करते हैं आपके लॉन्ग टर्म के लिए। तो उनके पास अभी जवाब नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं सोचा है। तो अभी हम ये नया सोच ला रहे हैं उनके लिए। जब हम उनके बताते हैं तो हम वो गुल्लक लेके भी बताते हैं, क्योंकि क्या होता है अभी भी किसानों के घर में जो महिलाएं होती हैं
वो थोड़ा बचत कर कुछ रहे। बचत करती हैं दाल के डब्बे में या फिर अनाज में। के कहीं भी घर में वो गुल्लक में हिडन होता है। हाँ तो उनको अभी एक एसआईपी के बारे में या और ये पेंशन के लिए एसआईपी, उनको क्या है ना, एसआईपी इटसेल्फ इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, वो ही नया है। पर मान लीजिए अभी पेंशन के लिए हम एसआईपी की बात कर रहे हैं क्योंकि नया स्कीम लाया है पीएफआरडीए, जहां आप एसआईपी के थ्रू पेंशन में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ। तो ये सब उनको अभी अभी वो जानकारी मिल रही है और हम भी उनसे कहते हैं कि जब मान लीजिए आपने बैंक में डाला है तो मिनिमम जो कोई भी आपका ग्रोथ होगा वो ग्रोथ तो इधर गारंटीड है, इससे ज्यादा भी हो सकता है अगर आप अपने लिए प्रेफरेंस चुने तो। अगर ये सब कुछ नया है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और आप चुन नहीं पा रहे हैं अभी, तो कोई बात नहीं है, आप जब भी आप जाके लॉग इन करके कर सकते हैं क्योंकि पीएफआरडीए ने अभी बहुत सारे कुछ आसान कर दिया है, सब कुछ है ऑनलाइन डिजिटल है। तो पर फार्मर्स तो अभी यूज नहीं कर सकते हैं, तो उनको अवेयरनेस चाहिए, उनको एक असिस्टेड मोड चाहिए। अभी तो है कि वो समझ रहे हैं कि ये एक नया इंस्ट्रूमेंट है और ये इंस्ट्रूमेंट बैंक के साथ कंपेयर हो सकता है, पोस्ट ऑफिस के साथ कंपेयर हो सकता है और मुझे मिनिमम उतना तो रिटर्न मिलेगा। हाँ, वो सब है। हाँ। और उसके साथ भी वो ये सोचते हैं कि क्योंकि खेती में बहुत रिस्क होता है, कभी लॉस कभी लॉस होता है, तो कभी जान की भी लॉस होता है। तो वो क्या सोचते हैं, अभी उनको ये जानना है कि मेरे जाने के बाद लोगों का क्या होगा, मेरे फैमिली का ये पेंशन कैसे रीच होगा। ये एनपीएस में वो भी हमें बताना पड़ रहा है अभी। और अक्सर उनको ये कंफ्यूजन होता है कि पेंशन और इंश्योरेंस में। तो वो अभी भी हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए तो शायद 1 और साल रहेगा क्योंकि सिमिलर टॉपिक्स हैं उनके लिए क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं कि आपके इंश्योरेंस आपको देंगे उन्हें साल के बाद, राइट। तो मान लीजिए अभी एलआईसी ने वही काम किया है इतने साल, राइट। तो वो सब भी है, उसमें थोड़ा समय लगेगा उसके लिए थोड़ा। लेकिन कुल मिलाकर एक बात जो मुझे सबसे अच्छी लगी और आपने भी जिसका जिक्र किया कि थर्ड हार्वेस्टिंग, इसको ये मान के चले, मतलब ये कि किसानों के लिए ये आप ऐसा मान के चलिए कि ये आपके लिए एक और खेती है जहां आप बीज डालेंगे बचत का और पेंशन की फसल आपकी निकलेगी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इस तरीके से सोचना कि जितना प्यार आप करते हैं अपने उस खेत से, अपनी उस खेती से, अपनी उस कृषि से, उतना ही प्यार कीजिए अपने उस भविष्य से भी। जब आप उस खेती के लायक नहीं बचेंगे तो फिर वो पेंशन आपके लिए काम आएगी जो आप आज बचत के रूप में इस पूरे नेशनल पेंशन सिस्टम में डालेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस शो पर शामिल होने के लिए और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने पूरे किसान की साइकोलॉजी, वो कैसे सोचते हैं, वो किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, उन्हें कैसे इसको समझना चाहिए, इन तमाम बातों को समझाने के लिए थैंक यू सो मच विरल, थैंक यू सो मच पूर्णा। और इसी के साथ एनपीएस जरूरी है कि आज के हमारे इस एपिसोड में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।